जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कौन कौन से हैं और उनके राइट आंसर क्या है। सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के व्यवहार का जो हम अध्ययन करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग जो क्या करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर जो है, सूक्ष्म स्तर पर जो है किसी चर का अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता हुआ, कोई एक फर्म हुई, मांग हुई, पूर्ति हुई, उत्पादक हुआ, विक्रेता हुआ, उद्योग हुआ। तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो उपभोक्ता का अध्ययन जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के अंदर छिपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु के उपभोग से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को हम उपयोगिता बोलते हैं। तो उपयोगिता जो है एक प्रकार का विशेष गुण है जो किसी वस्तु के अंदर मौजूद होता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें संतुष्टि प्रदान करता है। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सी होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है सीमांत उपयोगिता वो शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। तीसरे का बी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो गोसेन का जो प्रथम नियम है इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं। तो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है इसी को बोलते हैं गोसेन का प्रथम नियम। और जो सम सीमांत उपयोगिता है इसको बोलते हैं गोसेन का द्वितीय नियम बोलते हैं। तो यहाँ प्रथम नियम की बात की जाएगी है तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही गोसेन का प्रथम नियम है। चलिए 4 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। 5वां पद देखते हैं, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोग की जो है अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से टोटल यूटिलिटी में कितने का परिवर्तन होता है। तो इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोग। तो जो होता है डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ये डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। तो 5वें का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये भी बात सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी कथन सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा छठे का डी होगा, उपरोक्त सभी। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो जो क्रमवाचक सिद्धांत है ये देते हैं हिक्स एलन देते हैं। और उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है उसको देते हैं मार्शल देते हैं। तो मार्शल जो है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत देते हैं, वहीं हिक्स एलन जो है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत देते हैं। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हिक्स एवं एलन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कुल उपयोगिता बोलते हैं। जो कुल उपयोगिता होती है ये किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग होती है, यानी ये सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सभी सीमांत उपयोगिताओं का ये योग होती है। तो यहाँ पे योग की बात की जाए तो समझ जाना कि कुल उपयोगिता की बात हो रही है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल उपयोगिता होगी। आगे, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता उस समय क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है। तो 9वें का बी आंसर होगा। इसको हम इस तरह देखते हैं, ये हमारी जो है कुल उपयोगिता है,
सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है। तो सीमांत उपयोगिता जब तक घट रही होती है लेकिन धनात्मक होती है, तो ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता हमारी जो है बढ़ रही होती है। और जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे सीमांत उपयोगिता हमारी 0 होती है, तो यहाँ पे टोटल उपयोगिता जो होती है हमारी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जो है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तो यहाँ से जो है कुल उपयोगिता घटने लगती है, ट्यूब घटने लगता है। तो सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होगी, जब क्या होगी, ऋणात्मक होगी, तो कुल उपयोगिता जो है घटने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9वें का, वो होगा बी, ऋणात्मक। अधिमान वक्र होता है, जो ऐसी कर्व होता है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है, वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कुछ इस तरह। हमारा मूल बिंदु है, तो ये उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो जो 10वें का राइट आंसर होगा जो है वो ये होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। आगे बढ़ते हैं, 11 देखते हैं। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, क्योंकि अब ये जो अधिमान वक्र होता है ये मूल बिंदु के प्रति जो है उन्नतोदर क्यों होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है लगातार घटती जाती है। सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है लगातार घटती जाती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। ये इसका राइट आंसर होगा 10वें का। 11वें का ए होगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि, जो अनिदमान जो वक्र होगा एक सीधी रेखा तब होती है जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर जब स्थिर होगी, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा अधिमान वक्र होगा कुछ इस तरह हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी परिवर्तन की दर होगी वो स्थिर हो जाएगी। किसी वस्तु की एक इकाई का प्रतिस्थापन करने के लिए जो त्यागी गई मात्रा होगी वो समान हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं सब समान है, जब समान हो जाएगा तो इसकी जो दर होगी स्थिर हो जाएगी। तो 12वें का सी आंसर होगा। बजट रेखा की ढाल क्या होगी, ये ऋणात्मक होती है। 13 का सी, बजट रेखा कुछ इस तरह से होती है। ये भी हमारी एक बजट रेखा है जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसकी जो ढाल होती है ऋणात्मक होती है, जो कि होती है -px/py होती है। तो 13 का जो आंसर होगा ऋणात्मक होगा। 14 बजट रेखा की ढाल क्या होगी, -px/py होगा। तो 14 का ये आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, बजट रेखा का समीकरण। तो बजट रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है, यम बराबर होता है P1 x1 P2 x2। इधर P1 होगा तो इधर भी x1 होगा, इधर P2 होगा तो इधर x2 होगा, यानी 1 1 2 2 हो की रेशो रखेंगे। तो जो राइट आंसर होगा बी, P1 x1 P2 x2। तो यम बराबर P1 x1 प्लस P2 x2 इसका राइट आंसर होगा। 15 का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब। तो हमारी ये जो बजट रेखा है ये भी कर रहे बाईं ओर विवर्तित हो रही है, यानी इधर बजट रेखा इधर बाईं ओर विवर्तित होगी। तो बाईं ओर विवर्तित तभी होगी जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है। ये दाईं ओर विवर्तित कब होती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की जब आय कम होगी तो बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी। तो 16 का जो आंसर होगा सी होगा, उपभोक्ता की आय में कमी। 17 देखते हैं, अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है बजट रेखा की ढाल के बराबर होती है। ये इसका राइट आंसर है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। तो 17 का सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं, एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग हैं। पहला संयोग है 5 आम 2 केले का। दूसरा जो संयोग है 5 आम 3 केले का। तो उपभोक्ता दोनों संयोजों के बीच तटस्थ होगा। यह कथन क्या है, सही है गलत है?
मालूम नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 आम यहाँ पर भी, 5 आम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 केला है तो यहाँ पे 3 केला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं केले में अंतर है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तटस्थ नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, संतुष्टि दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि दोनों संजोगों के बीच तटस्थ होगा, उदासीन होगा, संतुष्ट होगा, ये कथन गलत है। बी का होगा गलत है। आगे देखते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित कौन कौन से हैं? तो मांग को कीमत भी प्रभावित करती है, आय में परिवर्तन भी प्रभावित करती है, उपभोक्ता की रुचि भी प्रभावित करती है, यहाँ तक कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का मांग होकर डी बराबर 10 माइनस पी है 5p है, तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या? बहुत ही आसान सवाल है। डी बराबर है 10 माइनस 5p है, 10 माइनस 5p है। तो p का मान कितना रखना है? 1 रुपया रखना है। यहाँ पर लिख रहा है कीमत 1 रुपया, तो 10 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा डी 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी और जो चाय है ये दोनों ही वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है 21 का राइट आंसर होगा बढ़ती है। कॉफ़ी के मूल्य अगर बढ़ेगा तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। 21 का राइट आंसर होगा ये। 22 देखते हैं। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है, इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। जैसे जब हम रसगुल्ला के स्थान पर जो है रसमलाई खाएँ या गुलाब जामुन खाएँ, ये सब क्या है? मीठी वस्तुएं हैं, स्वीट्स हैं, जिनका हम एक मिठाई के स्थान पर दूसरे मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब वस्तुओं को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। या जब हम गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग करते हैं, या समोसा के स्थान पर जो है ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो ये वस्तुएं स्थानापन्न कहलाती हैं। आगे देखते हैं। 23 स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण हैं चाय तथा काफ़ी। यही है स्थानापन्न वस्तुएं। या तो चाय पिए या तो काफ़ी पीजिए। चाय तथा चीनी पूरक वस्तुएं हैं। दाल तथा ब्रेड ये है नहीं, ये सब गलत है। 23 का आंसर होगा ए, चाय और काफ़ी जो है स्थानापन्न वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न देखते हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, और इसको हम लोग देखते हैं, जो संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम संयुक्त रूप से करते हैं। जैसे हम जूते खरीदते हैं तो मोजे भी खरीदते हैं, जुराबी खरीदते हैं। चाय अगर बनानी हो तो हमको चीनी भी चाहिए। कलम जब हम पेन लेते हैं तो उसमें स्याही भी होती है। तो जब हम दो वस्तुओं का प्रयोग संयुक्त रूप से करते हैं तो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। बैट खरीदते हैं तो भाल भी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं तो पेट्रोल भी खरीदते हैं। तो ये सब वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। 5वां, मांग में संकुचन होगा। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। इसको हम समझते हैं। ये हमारी मांग रेखा है। मांग रेखा है, सपोज कीजिए प्राइस हमारी P1 है और डिमांड हमारी Q1 है। ठीक है। मांग में संकुचन का मतलब होता है कि कीमत जब बढ़ जाएगी तो मांग घट जाएगी, और उसकी कीमत जैसे ही अब बढ़ाएंगे तो इसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ पे कीमत बढ़ी है तो यहाँ पे मांग क्या हो गई है? घटी है। तो इसी को बोलते हैं मांग में संकुचन। और जब कीमत
कम होती है और मांग बढ़ती है तो इसको बोलते हैं मांग में विस्तार बोलते हैं। तो यहाँ पर संकुचन की बात हो रही है, तो संकुचन की स्थिति में कीमत में वृद्धि होती है और मांग में कमी होती है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में जो परिवर्तन आता है इसी को बोलते हैं मांग की कीमत लोच। तो 26 का ए आंसर होगा, बाकी सब विकल्प गलत है। 27वां, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। 27 का सी आंसर होगा। 28वां, यदि मांग वक्र कीमत के समांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? ये हमारी जो है देखते हैं, ये हमारी प्राइस है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये मूल्य बिंदु का कह रहा है कि यदि मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर, यानी इस तरह की बात कर रही है, ये हमारा कीमत अक्ष है, वाई अक्ष इसके समांतर है, ये हमारी मांग है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि मांग वक्र जो है कीमत अक्ष के समांतर हो जाए तो यहाँ पर जो लोच होती है वो 0 होती है, यानी पूर्णतः बेलोचदार होती है, यानी होगा 28वां का 0 होगा। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% कमी होती है तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच यही होती है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन 5% है और मांग मात्रा में परिवर्तन कितने हो रहा है? 12%। तो 12/5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, पॉइंट लगा दीजिए, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 2.4 इसका आंसर आएगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आगे देखते हैं। 30, एक वस्तु का मांग फलन डी बराबर दिया 1/p, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? हालांकि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो हर बिंदु पर अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विकल्प दिया है, विकल्प कुछ और दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए था? मध्य लिखना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य। यानी प्रश्न इस तरह से होगा कि एक वस्तु का मांग फलन डी बराबर 1/p है, तो मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो मांग वक्र का ये जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु पर लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। मध्य बिंदु के ऊपर लोच इकाई से अधिक होती है, मध्य बिंदु के नीचे जो है लोच जो होती है इकाई से कम होती है, मध्य बिंदु के ऊपर लोच जो होती है इकाई से अधिक होती है, और यहाँ पे अनंत होती है और यहाँ पे 0 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य बिंदु पे लोच जो होगी वह इकाई के बराबर होगी, यानी 30 का ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो बेलोच होती है, इकाई से कम होती है, 1 से कम होती है। 31 का डी आंसर होगा। 32 देखते हैं। प्रश्न है कि रेखा चित्र में मांग की लोच हो गई थी। यहाँ पे पूछ रहा है मांग की लोच क्या होगी, तो हम लोग ऐसे कुछ ऐसे करेंगे। ये कीमत है, यहाँ पर हम जो है एक लाइन खींचेंगे इस तरह, फिर एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह। तो हम देख रहे हैं कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, और दोनों ही जो है परिवर्तन सेम है। जितना जो है प्राइस में परिवर्तन हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है, दोनों का रेशियो सेम है। तो ऐसी स्थिति में जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। तो 32 का जो आंसर होगा इकाई लोचदार होगा। तो ये रहा जो है 32 प्रश्नों का महत्वपूर्ण जो है सेट रहा, जो है सबकी व्याख्या मैंने कर दी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल के वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी जो है MCQ ही होगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे। चैप्टर का नाम अगर हम की बात करें जो है चैप्टर कौन सा होगा, तो तीसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर आइए हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तीसरा चैप्टर होगा उत्पादन तथा लागत का होगा। देखेंगे उत्पादन तथा लागत में जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।